सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम। मेरा नाम केतन जोशी है। मैं शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल बरबोदना में कार्यरत हूँ। मेरा सब्जेक्ट मैथ्स है और आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 6 त्रिभुज में एक महत्वपूर्ण प्रमेय जिसे थेल्स प्रमेय या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है को हल करेंगे। इसको हल करने का आपको मैं बहुत ही सरल तरीका बताऊंगा। थेल्स प्रमेय के अनुसार जैसा कि आप देख रहे हैं ये चित्र बना हुआ है। इस प्रमेय का कथन यह है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक सरल रेखा खींची जाए तो वे अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। देखिए हमारे पास कौन सा त्रिभुज है। हमारा जो मुख्य त्रिभुज है वो ये है, त्रिभुज ए बी और सी। इस BC भुजा के समांतर हमने एक रेखा खींची, कौन सी? डी। BC के समांतर कौन सी रेखा खींची अपन ने? डी। तो इस थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या होना चाहिए? थेल्स प्रमेय के अनुसार जो दूसरी भुजाएं हैं, दूसरी भुजा यानी AB और AC, इस BC के समांतर तो हमने रेखा खींच दी, तो इस BC को छोड़कर अन्य दो भुजाएं कौन सी बची? AB और AC। यह समान अनुपात में विभाजित हो जाती है, यानी कि AD बटे DB, AD बटे DB बराबर क्या आएगा? AE बटे EC। यही हमें सिद्ध करना है। तो जैसा कि हमारे प्रमेय के स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है सबसे पहला वो कौन सा पॉइंट होता है? ज्ञात है कि हमें क्या ज्ञात है। तो क्या ज्ञात है हमें? सबसे पहले हमारे पास क्या था? त्रिभुज ABC था, उसमें क्या है? D समांतर BC। ये कौन सा चिन्ह है? ये समांतर का। क्या पढ़ेंगे इसको? समांतर। त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, ये इसके समांतर है, D समांतर BC। तथा DE भुजाओं AB को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है? D पर। तथा AC को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? E पर। ये AB को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करा? D पर। और AC को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करा इसने? E पर। अब दूसरा पॉइंट जो हमारा प्रमेय में आता है वो होता है सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है हमें? AD बटे DB, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये हमें सिद्ध करना है। तीसरा पॉइंट जो आता है वो आता है हमारा रचना का। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पहले हमारे पास क्या था? सिर्फ एक ये सिंपल एक त्रिभुज था ABC। इसमें इस BC के समांतर हमने एक रेखा खींची। कौन सी रेखा खींची? इसमें हमने D। अब रचना में हम क्या करेंगे? इसको B को मिला देते हैं, CD को मिला देते हैं। क्या करा रचना में? हमने BE और CD को मिलाया तथा EF लंब AB, ये जो चिन्ह दिख रहा है आपको उल्टे T की तरह, इस प्रकार का चिन्ह, ये कौन सा चिन्ह है? ये लंब का। ये देखिए EF, ये EF लंब अपन ने खींचा है, किस पर खींचा है? AB पर। तथा दूसरा लंब कौन सा दिख रहा है हमें? DG। DG लंब किस पे खींचा अपन ने? AC पर। आगे समझ में? क्लियर है? इस AB भुजा पर कौन सा लंब खींचा हमने? EF। तथा इस AC भुजा पर कौन सा लंब खींचा हमने? DG। अब प्रमेय का जो आखिरी और बड़ा पॉइंट होता है वो होता है उत्पत्ति का। कौन सा पॉइंट है ये? उत्पत्ति। ये सब प्रमेय का सबसे बड़ा पॉइंट होता है। सिद्ध हमारी जो प्रमेय होगी वो इसी से होगी। तो हम दो त्रिभुज ले लेते हैं पहले। एक तो हम ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं ADE। ADE दिख रहा होगा आपको चित्र में, ये वाला हिस्सा ADE। और दूसरा हम ये वाला ले लेते हैं BD और E। ये दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। अब इन दोनों का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हमें याद है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई।
त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है, पहले पढ़ चुके हैं हम, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। अब इस प्रकार से क्यों लिखा है इसको, क्योंकि क्षेत्रफल, इसको हम एरिया है ना, त्रिभुज ADE का एरिया, तो हमने इसको शॉर्ट में लिखा है AR, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो इस सूत्र में हम मान रखते हैं 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई ADE। तो इसका आधार क्या है ADE का, ये AD आधार है, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा AD, और इसकी ऊंचाई क्या होगी, जो अपन ने ये लंब डाला है इस पे, कौन सा लंब डाला है इस पे अपन ने, EF, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी EF। तो 1/2 गुणित AD गुणित EF, इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार जो हमारा दूसरा त्रिभुज है DBE, हम इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे इसी सूत्र की सहायता से, 1/2 की जगह 1/2। अब DBE, इसका आधार कितना हो जाएगा, यही DB, और ऊंचाई कौन सी होगी, वही जो हमने लंब डाला है, कौन सा EF। तो ये 1/2 गुणित DB गुणित EF। समीकरण नंबर 1 में अपन समीकरण नंबर 2 का भाग दे देते हैं, ये वही लिखा गया है, समीकरण 1 में समीकरण नंबर 2 का भाग देने पर। तो LHS में LHS का भाग देते हैं, RHS में RHS का। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित AD गुणित EF, बटे में क्या आ जाएगा, 1/2 गुणित DB गुणित EF। अब क्या होगा, इस 1/2 से ये 1/2 कट जाएगा, और इस EF से क्या कट जाएगा, EF कट जाएगा। तो अब क्या बचा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बराबर AD बटे DB। इसको हम दे देते हैं अपनी समीकरण नंबर 3। देखिए पहले हमने ये वाला त्रिभुज लिया था, हमने पहले त्रिभुज लिया था ये ADE और BDE। अब हम ये त्रिभुज लेते हैं ADE, और ये वाला त्रिभुज तो हम ले चुके हैं। तो अब हम ये जो बचा हुआ त्रिभुज है ECD, इस त्रिभुज का उपयोग करते हैं। त्रिभुज ADE और त्रिभुज ECD में, ठीक है, ADE और ECD में वही सूत्र जो हमने पहले देखा था, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल जैसे निकाला था, क्या सूत्र होता है, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE 1/2। अब इस त्रिभुज का आधार कितना हो जाएगा, AE। क्या हो जाएगा इसका आधार, AE, और ऊंचाई, अब लंब कौन सा हो गया इस त्रिभुज के लिए हमारा, इस ECD त्रिभुज के लिए, ECD इस त्रिभुज के लिए अब हमारा लंब कौन सा हो जाएगा, DG, क्योंकि EF का उपयोग तो हम कर चुके हैं पहले, अब हम किसका उपयोग करेंगे, DG का। तो अब ADE का क्षेत्रफल कितना आ गया, 1/2 गुणित AE गुणित DG, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 4। और दूसरा त्रिभुज कौन सा लिया है हमने, ECD। इसी में भी हम वही वाला सूत्र लगाएंगे, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो इसका आधार कितना हो गया, EC, और इसकी ऊंचाई कौन सी हो जाएगी, वही जो लंब है हमारा, लंब कौन सा है इसका, DG। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 5। समीकरण नंबर 4 में समीकरण नंबर 5 का भाग देने पर, इस 4 में हम 5 का भाग दे देते हैं। तो सेम वैसे ही जैसे हमने पहले करा था, LHS में LHS का भाग दे देंगे, RHS में हम किसका भाग दे देंगे, RHS का। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल बराबर, इसमें इसका भाग दे देते हैं, 1/2 गुणित AE गुणित DG बटे 1/2 गुणित EC गुणित DG। अब इसमें क्या होगा, देखिए वैसे ही 1/2 से 1/2 कट जाएगा, और DG से DG कट जाएगा। अब कितना बचा हमारे पास, AE बटे EC। ये अगले स्टेप, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD बराबर AE बटे EC। अब जब हम इन दोनों समीकरणों को देख रहे हैं, तो यहाँ देख रहे हैं AD बटे DB, और यहाँ क्या दिख रहा है, AE बटे EC। लेकिन यहाँ कितना है,
एरिया ऑफ ट्रायंगल ईसीडी है, ठीक है, ट्रायंगल ईसीडी। और यहाँ कितना है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ईसीडी। डीबीई यानी हमारा ये वाला त्रिभुज और ईसीडी यानी कि हमारा ये वाला त्रिभुज, इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये अपन ने कारण लिखा है इसका, देखिए, क्योंकि दोनों त्रिभुज एक ही आधार डी, इन दोनों त्रिभुजों का आधार क्या है? एक ही आधार है दोनों का। कौन सा आधार है? डी। और समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं कौन सी हैं? डी और बीसी, इन दोनों के बीच में स्थित है ये, इसलिए क्या होगा, इनका क्षेत्रफल कैसा होगा? बराबर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज डीबी का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? त्रिभुज ईसीडी के क्षेत्रफल के। तो हम इस त्रिभुज ईसीडी के क्षेत्रफल की जगह क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई। तो इस त्रिभुज में, इस समीकरण में हमने ईसीडी की जगह क्या लिख दिया? डीबीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल बीबीई बराबर क्या आ गया? ए बटे ईसी। ये कौन सी हमारी समीकरण? समीकरण नंबर 7। अब 3 और 7 को देखिए गौर से। इन दोनों की LHS हमको एक जैसी दिख रही है ना? यहाँ भी एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबी, और इस समीकरण में भी क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबी। यानी कि इन दोनों की LHS लेफ्ट हैंड साइड ये कैसी है? बराबर है। और अगर गणित का नियम है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किन्हीं दो समीकरणों की, तो राइट हैंड साइड यानी कि RHS भी कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो समीकरण नंबर 3 और 7 से हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिखना पड़ेगा। समीकरण नंबर 3 और 7 से क्या लिख सकते हैं अपन कि एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी बराबर क्या आ जाएगा इस तरफ से? ए बटे ईसी। और यही हमें सिद्ध करना था। हमने प्रमेय में पहले ही बात की थी, हमें क्या सिद्ध करना है? एडी बटे डीबी बराबर ए बटे ईसी। यही क्या करना था? हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से ये आज हमने थेल्स प्रमेय का अध्ययन किया। थेल्स प्रमेय एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है जो बोर्ड परीक्षा में लगभग हर वर्ष पूछी जाती है, और अगर प्रमेय पूरी संपूर्ण नहीं भी पूछी जाती है तो इसका कथन भी ब्लूप्रिंट में पूछा जा सकता है। इसका कथन क्या होता है एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक सरल रेखा खींची जाए तो वे अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। यानी शॉर्ट में देखिए चित्र में आपको एक बार और बता देता हूँ कि यदि किसी त्रिभुज में, ये हमारे पास त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है? ABC। इसकी अन्य दो भुजाओं को, मतलब ये वाली दो भुजाएं हैं, इसको भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक सरल रेखा खींची जाए। तो ये एक सरल रेखा खींच दी हमने। कौन सी सरल रेखा खींच दी? डी, जो AB को कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है? D पर, और AC को कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है? E पर। तो इस BC के समांतर हमने कौन सी रेखा खींची? D। तो यही हमारी थेल्स प्रमेय है। किसी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक सरल रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं, मतलब इसके समांतर तो हमने ये रेखा खींच दी, तब इसको छोड़कर कौन सी दो भुजाएं बची? ये बची और ये बची। तो ये दोनों की अपने आप क्या होगा? ये समान अनुपात में विभाजित हो जाएगी। समान अनुपात मतलब यहाँ से यहाँ तक AD और यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा? DB। इसी प्रकार इस तरफ क्या आएगा? AE और यहाँ से क्या आएगा? EC। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है। इसका आप कथन भी अच्छी तरीके से याद करिए और इस थ्योरम को भी अच्छी तरीके से समझिए। थैंक यू।